Hi friends, this is Pragyan Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform PNP वन एग्जाम टारगेट। दोस्तों हम लोग अब इंडियन इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है वो जो क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जो कॉमर्स के हैं, इकोनॉमिक्स लिए पढ़े हैं, उनके सिलेबस कवर नहीं हो पा रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया इस बात को। पर इस बात के लिए मैं श्योर कर दूं कि ये टॉपिक वनडे एग्जाम वालों के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए या कोई यूपी पीसीए जैसे एग्जामों के यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल जो है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो इसको तैयार करेगा। ये सीबीएसई बोर्ड्स की है, इसलिए मैंने इसको एनसीईआरटी से कवर करते हुए और कुछ साइड बुक का हेल्प लेते हुए कवर करवाया है। आइए हम डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं। ये 12 to 15 क्लासेस लेगा, 12 से 15 क्लासेस, जिसमें इसको हम लोग कवर किया जाएगा। आइए देखते इसमें पढ़ना क्या है। दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसका मतलब यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत की इकोनॉमी है, वो कैसे कैसे डेवलप की है उसको हम इसमें देखेंगे। दोस्तों, इकोनॉमी, यदि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी देखना है तो भारत के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला, एक चीज ये देखनी पड़ती है जिसे हम फेज 1 बोलते हैं, कि भारत जब स्वतंत्र नहीं था, when the भारत was not dependent, it's not independent, उसके बाद जब डिपेंडेंट था और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो फेज 1 और फेज 2। फेज 1 को कॉलोनियल स्टेट बोलते हैं, कॉलोनियल स्टेट। जब भारत एक जो है साम्राज्यवाद एक तरह से था, यहाँ पे ब्रिटिश के अधीन था। और दूसरा क्या है, जब भारत इंडिपेंडेंट, जब स्वतंत्र हो गया 1947 के बाद, आफ्टर 1947 और बिफोर 1947। अच्छा, ऐसा कहता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो वास्तविक स्थापना हुआ भारत में, वो प्लासी के युद्ध के बाद हुआ है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद से हुआ है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 के बाद कहा जाता है कि बंगाल पे अंग्रेजों ने शासन किया और वहीं से उनकी वास्तविक स्थापना शुरू हुई। और वहां से अर्थनीति उन्होंने अपने लिए बनाया। वहां से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी चालू किया। वो केवल प्राइवेट कंपनी ही नहीं रह गए, वो एक अपने को पूरा और पूरी तरह से भारत के ऊपर राज्य करने के लिए तैयार कर लिए थे। अब हम फेज 1 में आर्थिक स्थिति क्या रही होगी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका फेज 2 में आर्थिक स्थिति क्या रही होगी इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तो मोस्ट ऑफ द पीपुल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन के लिए वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे। तो एग्रीकल्चर की क्या स्थिति उसके बारे में पढ़ेंगे। पर हमारे इकोनॉमी में इंडस्ट्री का क्या योगदान रहा होगा उस समय, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। और उस समय सर्विस सेक्टर का क्या योगदान रहा होगा, जिससे हम इकोनॉमी के बारे में पूरी तरह से समझ सकते हैं। इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमें 3 सेक्टर इकोनॉमी के स्टडी होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। सब पे हमें डे बाई डे सेंस की उसको ब्यौरेवार हमें अध्ययन करना पड़ता है। तो हम एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल ये सब चीजें आती हैं उनको देखते हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो हमारी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सर्विस सेक्टर पढ़ते हैं टर्शियरी सेक्टर में, तो उतनी नहीं देखनी है। पर हमें जो बेसिक चीजें जानना है कॉलोनियल स्टेट में, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज्यादा थी, इसलिए एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है और थोड़े से इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। आइए हम उस समय के आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। अब प्री कॉलोनियल पीरियड था, तो उस समय जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहा होगा हमें अच्छी तरह पता है कि लो लेवल का था। कैसा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो दैट टाइम वाज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब उसके पीछे उसका कॉजेस क्या है, उसको कैसे पता करते हैं कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमी था, तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो देखते हैं। पहला था कि लो लेवल ऑफ पर कैपिटल इनकम, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जो प्रति व्यक्ति आय थी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, वो बहुत लो लेवल का था। बहुत फेमाइन्स आते थे, अकाल बहुत पड़ती थी, कभी अधिक वर्षा हो जाती थी, कभी कम वर्षा होती थी। अधिक वर्षा हो गई तो फसल बर्बाद हो गए, और कम वर्षा हुई तो भी फसल बर्बाद हो गए।
इंडस्ट्रियल सीजनल हुआ करती थी, या इंडस्ट्री मेनली कैसी थी, वो आगे हम देखते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो मोर देन 80% यानी नियरली 85% पीपल 1900 के पहले, मतलब 85% के आसपास जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, और एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत इन द सेंस की दैट्स आर एक्सट्रीमली पुअर इन कंडीशन। और उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन यहाँ पे 4 आपको देख सकते हैं। दैट these रीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। पहला था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और चौथी है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था कि जैसे कि अंग्रेज लोग थे, वो किसी एक व्यक्ति को बहुत सारे खेतों का जमींदार बना देते थे। जमींदार इन द सेंस की उसका मालिक बना देते थे, उसको लैंड होल्डर बोला जाता था। अब वो लैंड होल्डर जो भी वहां से कमाई होती थी, जो भी प्रॉफिट होता था, जो हम लोग प्रोड्यूस करते थे किसान फार्मर्स, उससे वो क्या करते थे? टैक्स लेते थे, लगान। अब प्रोड्यूस हो चाहे ना हो, एक फिक्स लगान चाहिए होता है, और वो लगान जमींदार लोग अंग्रेजों को देते थे। तो जमींदारों की भी मजबूरी थी क्या कि उनको अंग्रेजों को देना है, नहीं तो अंग्रेज फिर उन्हें प्रताड़ित करते थे। कैसे प्रताड़ित करते थे? उनकी जमींदारी छीन लेते थे। अब जमींदार होने में यह फायदा था कि कम से कम अंग्रेजों को देने के बाद भी इतनी उनके पास व्यवस्था होती थी कि आराम से राजशाही जीवन जीते थे। तो जमींदार हैं तो भाई उन्हें आनंद है, भले थोड़ा सा अंग्रेजों को दे देना है। पर किसानों की क्या स्थिति हुई इसमें? जमींदार जबरदस्ती वसूलते थे किसानों से लगान, और वो लगान फिर दिया जाता था अंग्रेजों को। तो लैंड सेटल सिस्टम में यही हुआ, लैंड सेटलमेंट सिस्टम में यही हुआ कि जो जमींदार थे, जमींदारी प्रथा इसको बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम, जो जमींदार हैं वो सम अमाउंट ऑफ लगान, सम अमाउंट ऑफ टैक्स दैट वाज कॉल्ड लगान, वो किसको देते थे? वो लगान जो है फार्मर से लेते थे, और ये जमींदार फिर किसको देते थे? ब्रिटिश को। अब ये फार्मर से लेके ब्रिटिश को देने में दिक्कत ये होती थी कि फार्मर सारी खेती करता है, सारा मेहनत करता है, खेत उसका नहीं है, जमींदार का है। यहां से जो भी प्रोडक्टिविटी हुई वो जमींदार ले लिया, और कुछ अमाउंट ब्रिटिश को दे दिया। इसमें फार्मर्स को मिला क्या? कुछ नहीं मिला। दूसरी चीज, अब खेत फार्मर्स को है किसका? जमींदार का। लेकिन यदि मान लीजिए कि फेमाइन आ गई, वर्षा आवश्यकता से अधिक हो गई, तो एग्री प्रोडक्टिविटी 0 हो गई लगभग, तो भी जमींदार को एक अमाउंट देना पड़ता था ब्रिटिश को। और जमींदार कहां से देगा ब्रिटिश को? तो जमींदार फार्मर से जबरदस्ती लेता था। अब इस सिस्टम में किसका शोषण हुआ, किसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ? फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब ये जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम थी, ये दर्शाती थी कि फार्मर्स की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि उस समय लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ क्या कि अंग्रेज ब्रिटिश जो है यहां से रॉ मटेरियल उठाते थे और उसको अपने यहाँ भेज देते थे। वहां से पक्का माल यानी दैट कॉल्ड द फिनिश गुड्स तैयार होके आता था और यहाँ मार्केट में बिकता था। अब जो हमारे पास खाने के लिए, जो हमारे यूज के लिए जो है, वो ग्रेन नहीं प्रोड्यूस करने में फोर्स किया जाता था। फोर्स किया जाता था कि आप कॉटन, जूट, नील, इसकी फार्मिंग करो। और इसकी फार्मिंग करने से जो प्रोडक्टिविटी, जैसे नील की यदि खेती किसी लैंड पे हो जाती है, यदि फार्मिंग कर दी गई, तो वहां जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है, वो लैंड, उर्वरा शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। जबरदस्ती कराई जाती थी नील की खेती, कॉटन जूट की जबरदस्ती खेती कराती थी, धान चावल जो है राइस और आपकी वीट की प्रोडक्टिविटी 0 लगभग थी। अब इसके कारण क्या हुआ, फार्मर्स खाने पीने को मोहताज है और यहाँ ब्रिटिश अपना रॉ मटेरियल उगाने के लिए फार्मर्स को प्रताड़ित करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरह से कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि
not for own use, for sell in the market, productivity for sell in the market, not for own use, ये है कॉमर्शलाइजेशन। अब एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन होने से यहाँ पे दिक्कत में आ गए फार्मर, इसलिए हम कह सकते हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे। इसके बाद क्या है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। उस समय इरिगेशन का सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। उस समय जो है आपके फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, उसमें जो लैंड इतनी फर्टिलाइज नहीं होती थी, बहुत जगह जो है ऊसर बंजर भूमि रहती थी, इनफर्टाइल लैंड। तो वो क्या करते थे कि प्रोडक्टिविटी लो लेवल की होती थी। तो इस तरह से हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो स्कैर्सिटी ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट, जब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था एग्रीकल्चर में, तो इसलिए लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी के कारण हमारा इन्वेस्टमेंट भी जीरो था। तो इस तरह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी तो 85% के आसपास लोगों की है। और देखिए यहाँ से कितनी दिक्कतें हैं, लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लगभग नियर अबाउट जीरो है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को देख के इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो लेवल का है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अब देखते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए क्या है कि बस दो ही तरह की इंडस्ट्री मिलती थी। मैंने बताया था कमर्शियलाइजेशन हो गया था, इसलिए रॉ मटेरियल के हम क्या कहते थे कि भाई जूट पैदा करो, जूट को उगाओ, कॉटन करो, नील की खेती करो। अब इंडस्ट्री कौन सी खड़ी हुई, इंडस्ट्री भी दो तरह की आपको दिखेगी, एक है स्टील का और एक है आयरन की। टीसीएस जानते हैं ना, टिस्को, टाटा वाली कंपनी, इसका जो है 1907 में ये बनी थी कंपनी। यहां से पूछ सकते हैं कि टाटा कंपनी कब बनी थी, तो 1907 में बनी थी। ये आयरन से रिलेटेड है, ये जमशेदपुर में थी। और ये स्टील की कंपनी थी आपकी कोलकाता में। तो बस दो ही तरह की स्टील और आयरन की थी। और कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर होने से जो स्मॉल स्केल लेवल पे इंडस्ट्री थी, जूट की, कॉटन की, नील की, इन सब की थी। तो दो ही तरह की मेजर इंडस्ट्री थी, एक स्टील की और एक आयरन की। अब देखते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या है कि अब इस तरह से बहुत अच्छी स्थिति नहीं इंडस्ट्री की भी देख ही रहे हैं आप। अब फॉरेन ट्रेड में अंग्रेज ये चाहते थे कि हम जिनसे भी व्यापार करें, फॉरेन ट्रेड, अंग्रेज चाहते थे कि हम सबसे व्यापार नहीं करेंगे, क्योंकि यदि बाहरी लोग आएंगे तो जो इन लोगों की मोनोपोली है वो नहीं चल पाएगी। तो जो फॉरेन ट्रेड थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, बस कुछ देशों के साथ ये ट्रेड करते थे, जैसे चाइना, श्रीलंका और ईरान। इन्हीं के साथ ये फॉरेन ट्रेड करते थे, वो भी कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। और किसी देश के साथ ये फॉरेन ट्रेड नहीं करना चाहते थे। और कोई भी कंपनी आती थी सबको मार के अंग्रेज भगाते थे। ब्रिटिश कंपनी सबसे ज्यादा देर तक चली थी, चाहे वो फ्रेंच कंपनी हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे आपकी डच कंपनी हो। देखिए कोई भी कंपनियां बहुत दिनों तक नहीं रह पाई इंडिया में, सब के सब स्कैप कर गए ब्रिटिश को छोड़ के। तो इस तरह से ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी हमसे व्यापार करे, वो मोनोपोली अपना बनाए रखते थे। अब आया सुएज कैनाल। सुएज कैनाल 1869 में इसका एक्सकवेशन हुआ। मतलब एक्सकवेशन क्या मतलब, इसको बनाया गया। ये सुएज कैनाल के बनने से भारत और ब्रिटेन में डायरेक्ट शिपिंग के थ्रू हमारा ट्रेड शुरू हुआ। इंडिया और ब्रिटेन में
डायरेक्ट क्या हुआ, शिपिंग के थ्रू शिपिंग ट्रेड जो है स्टार्ट हो गया सुएज कैनाल के 1869 में बनने से। यहां से ये ट्रेड स्टार्ट हुआ। ये चाहते थे कि हमारा जो भी ट्रेड हो केवल ब्रिटेन से हो और किसी भी देश से ना हो। थोड़े बहुत चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ ये करना चाहते थे। तो ये थी इनकी फॉरेन ट्रेड। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं। जो डेमोग्राफिक कंडीशन है उसके बारे में हम देखते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था। तो जब पहला सेंसस हुआ, डेमोग्राफिक सेंसस की जनसंख्या के आधार पे जनसंख्या कैसी है, जो जनगणना होती है उसमें हम देखते हैं बहुत कुछ चीजें। सेक्स रेशियो क्या है, डेथ रेशियो, बर्थ रेशियो क्या है, आपका डेथ रेट, बर्थ रेट क्या है, उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, लिटरेसी रेट कैसा है। इन चीज़ों को हम देख के लगा पाते हैं पता कि क्या स्थिति चल रही है, कैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो जो 1872 थी उस ईयर में फर्स्ट सेंसस हुआ लॉर्ड मेयो के कॉल में। लॉर्ड मायो थे, उन्हीं के काल में हुआ फर्स्ट सेंसस। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल सेंसस ठीक इसके 9 साल बाद शुरू हुआ। 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ और उसके बाद रेगुलर आफ्टर 10 ईयर हर 10 साल पे जो सेंसस होती है प्रत्येक 10 साल पे जाती है। तो 1881 से लेकर अब तक रेगुलर 10 साल पे हमारा सेंसस होता है। ये सेंसस 1881 में फर्स्ट रेगुलर सेंसस हुआ। उसके बाद एक ईयर आता है 1922, इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहा था कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है, डेमोग्राफिक बदलाव जो है वो इसके पहले कुछ और था और 1921 के बाद डेमोग्राफिक बदलाव कुछ और हो गया, जिसे सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, 1922 फर्स्ट ऑफिशियल जो हुआ था। कब हुआ था, 1881 में, 1881 में सेंसस, और हर 10 साल पे सेंसस होता है। और 1872 में पहला सेंसस लॉर्ड मायो के कॉल में हुआ था जो कि ऑफिशियल नहीं था। अच्छा, इसके बाद आइए देखते हैं इस सेंसस से जो बर्थ रेट और डेथ रेट है क्या है। बहुत हाई लेवल का बर्थ रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, बच्चे बहुत पैदा होते थे और मरते बहुत ज़्यादा थे। बर्थ रेट क्या थी, 1000 बच्चों में यदि एक साल में यदि 1000 बच्चे पैदा होते हैं, मतलब 1000 लोग हैं तो उसमें 40 बच्चे पैदा हुए। और डेथ क्या है, यदि 1000 बच्चे हैं तो उसमें 48 बच्चे जो हैं प्रत्येक साल मर जाते थे। ये बर्थ रेट और जो डेथ रेट है बहुत हाई लेवल का है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी जो है नहीं है किसकी, हॉस्पिटल की, लैक ऑफ नॉलेज है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं था। लिटरेसी रेट बहुत एक्सट्रीमली पुअर, ओवरऑल 60%, 16% से भी कम लिटरेसी रेट थी। और फीमेल की कंडीशन देखी जाए तो लेस देन 7% फीमेल लिटरेट हुआ करती थी उस समय। यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए, मतलब लोगों की जीने की जो कितने साल लोग जीते थे एवरेज, तो उसमें 44 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी। क्यों, क्योंकि खाने को नहीं था, अस्पताल अच्छे नहीं थे, बहुत तरह के रोग उत्पन्न होते थे, अकाल पड़ते थे। तो इस तरह की जो आधार पे जो जीवन निश्चित हुआ करता था, तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज 44 ईयर था उस टाइम। आज के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट प्रेजेंट 68 ईयर है, 68 साल है। सोचिए ये किसका प्रभाव है, ये प्रभाव इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का ही तो है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि बहुत डेमोग्राफिक कंडीशन को देखते हुए कह सकते हैं कि बहुत खराब, बहुत ही बुरी हालत, इट्स एक्सट्रीमली बैड कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट दैट टाइम। इसके बाद हम आइए देखते हैं कि किस तरह से और बिंदुओं को हम चर्चा में लेके देख पाएंगे कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी। अब जो ऑक्यूपेशन की स्थिति थी, मतलब किसमें लोग, जो हमारे मेजर वर्क फोर्स है वो कहाँ काम करते थे। तो मैंने बताया कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी पॉपुलेशन के 85% से ज़्यादा थी। उस 85% में 75% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे एक्टिवली। छोटे बच्चे हैं, वो भी पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट, पर वो एक्टिव इंगेज नहीं ना
एग्रीकल्चर में, वो काम तो नहीं कर रहे हैं ना। तो काम करने वाले कितने लोग थे? मोर देन 75%। और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में लेस देन 25%। इसके बाद जो रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी, आज भी देखने को मिलती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ऑक्यूपेशन है, वही स्थिति उस समय थी। पर उस समय रोड ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, ये सब की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आज सरकारें हैं, हमारी खुद की चुनी हुई सरकारें हमें सुविधा दे रही हैं, तो ये नहीं दिखता है। ये हम कल्चरल डिफरेंसेस के तौर पे, डाइवर्सिटी जो है, कल्चरल डाइवर्सिटी के तौर पे हम देख लेते हैं। पर उस समय ये स्थिति नहीं थी। उस समय क्या थी? इसको हम एविल्स मानते थे। इट्स नॉट बोन फॉर अस, हमारे लिए वरदान नहीं था, एविल्स था हमारे लिए। इट्स अ बैड सिम्टम्स। तो ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर में 75% से ज्यादा लोग, उससे कम 25% से कम लोग अदर सेक्टर में थे, और रीजनल इम्बैलेंस थे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति तो नहीं है, देखने को अभी मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे नहीं थे। जो बेसिक एनिमिटी होती है, जो बेसिक फैसिलिटी है, रोड अच्छी नहीं थी, स्कूल, इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए नहीं उपलब्ध थे, बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय। तो ये सारी स्थिति बहुत खराब थी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, वाज नॉट गुड दैट टाइम। तो इस तरह से हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं था। तो ओवरऑल कॉलोनियल पीरियड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा जाए तो इट्स अ लेस स्कोरिंग, बहुत कम स्कोरिंग था, बहुत ही खराब स्थिति थी। इनके लिए हम क्या क्या पॉइंट देखे हैं? हमने शुरू से पॉइंट देखे हैं कि एग्रीकल्चर में स्थिति कैसी थी, पर कैपिटल इनकम कैसा था, नेशनल इनकम कैसा था। हम डेमोग्राफी डेवलपमेंट के आधार पर देखते थे, इंडस्ट्री के आधार पर देखें, ऑक्यूपेशन के आधार पर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देखें, कि ये सारी चीजों को हम डिस्कस करके ये बता पाए कि कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश के टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का नहीं हुआ। अच्छा, कुछ ये तर्क दी जाती हैं। उन्होंने रेल दिया, कुछ रोड दी, ब्रिजेस बनाए हुए इंग्लिश के टाइम पे, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी दी है। वो क्यों दी है? वो पॉजिटिव पॉइंट आप बुक अवधि पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे द फेवरेबल पॉइंट इन रेफरेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द ब्रिटिश, बाय द कॉलोनियल पीरियड, बाय द कॉलोनियल्स। तो उस समय क्या हुआ कि वो अपने फायदे के लिए वो काम करते थे। फायदे के लिए मतलब वो वर्क फोर्स भाई ब्रिटेन से तो मांगेंगे नहीं, यही के लोगों को यहीं पे काम में लगाते थे। तो कुछ लोगों को वे अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने हिसाब किताब से पढ़ाएंगे, अपनी पद्धति से पढ़ाएंगे, अपने सिस्टम पे पढ़ाएंगे, ताकि वो अपने हिसाब से काम चला सके, उनसे काम ले सके। उन्होंने ब्रिज, रोड एंड और आपके रेलवे इसलिए बनाए क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन में सुविधाएं हो सकी। भारतीयों के लिए कुछ नहीं बना, उन्होंने अपने लिए बनाए हैं। हाँ, आज उसका बेनिफिट जरूर हम थोड़ा बहुत कम मात्रा में लेते हैं, पर वो बेनिफिट हमारे लिए बहुत महंगा है। इट्स अ वेरी कॉस्टली। और वे चीजें हम कर सकते हैं उससे कम में, और आज कर भी रहे हैं। उससे कितनी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। ऐसी नहीं है कि नहीं वो किए तभी हम आज हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ब्रिटिश काल में हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही बुरी स्थिति में थी। हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो इंडिपेंडेंट के बाद कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और उसके लिए पीरियड है 1950 से लेकर 99 का, फिर 99 से लेके आगे तक का। उसमें 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान का क्या चलता है रोल, पूरा प्लानिंग कमीशन है, 5 ईयर प्लान क्या है, कैसे करती है, वो सारी चीजें हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमने ये पढ़ा है। एक चीज और दोस्तों, कि ये जो चैप्टर है इसका डिटेल नोट्स हम आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके इसी वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे, उसका लिंक मैं दिया हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्मूथ वे में बनाया गया है। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। क्लास कैसी रही उसका हमें जरूर फीडबैक दें। जय हिंद, जय भारत।